दो क्वांटिटी हमें मिलेगा, पहला होगा स्वतंत्र, दूसरा होगा परतंत्र या आश्रित। स्वतंत्र हमेशा एक्स एक्सिस पर और आश्रित जो है वाई एक्सिस पर लिया जाता है। लेकिन आखिर अब इसको डिसाइड कैसे करें, कौन स्वतंत्र होगा कौन परतंत्र। आइए कि दो ही चीजें महत्वपूर्ण है कि एक्स और वाई एक्सिस, अर्थात हमें चरों को कैसे निर्धारण करना है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की। अब दूसरा सबसे अति महत्वपूर्ण चीज कि आपके ग्राफ को इत्तू सा दिखाना है, इत्तू सा दिखाना है या इत्तू सा दिखाना है, इत्तू सा नहीं इतना बड़ा दिखाना है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट आपके। सो जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स स्पार्टन पे। डीसी मैथ्स स्पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10 मैथ्स का सोल्यूशन, और इसी में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। साथ ही साथ हम आपको बता दें स्टूडेंट कि आप हमें 7974794030 पर भेजकर क्या अपना क्वेश्चन भेजकर अपने डाउट का सोल्यूशन आप पा सकते हैं। और हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आए हैं बेसिक मैथ्स का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में कि क्या क्या होता है। ग्राफ कुछ नहीं, दो क्वांटिटी के बीच में आपका क्या है, कंपैरिजन है। जैसे कि हम देख पा रहे हो एक्सरसाइज नंबर 1 का ये क्या है आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे आपको पूरी तरीके से नहीं ले जाऊंगा। अभी जस्ट आप समझिए कि क्या होता है ग्राफ, अर्थ को कि दो क्वांटिटी के बीच कंपैरिजन। समय जैसे जैसे बढ़ता गया ये बढ़ता हुआ इस तरीके से, पॉजिटिव डायरेक्शन आपको पता होगा। और पता से मुझे याद आया कि आपने अगर चैप्टर नंबर 6 के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे स्टूडेंट, तो प्लीज़ जाइए उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ की बातें अगर समझ में नहीं आती हैं, मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेट, तो अगर आप निर्देशांक और पॉइंट्स, एक्स डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन क्या है, मूल बिंदु क्या है, ये अगर नहीं पता है आपको तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। तो आप वहाँ पे जो 9 वीडियो लेक्चर्स हैं उसको ना देखकर आप केवल इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लेते हैं तो ये चीज़ें समझ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि ग्राफ क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच में आपका कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ये। और एक पिक्टोरियल फॉर्म है, ये पिक्टोरियल फॉर्म मतलब कि चित्र के रूप में आपको दर्शाया गया है, रेखा चित्र के रूप में दर्शाया गया है। हम देख रहे हैं समय जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे पौधे की ऊंचाई बढ़ी, जैसे जैसे समय बढ़ा तो पौधे की ऊंचाई बढ़ा, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ग्राफ का अर्थ हमने समझ लिया कि क्या होगा, दो क्वांटिटी होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे सवाल आता है कि समय को आखिर एक्स में क्यों लिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं इधर कि यहाँ भी समय को एक्स एक्सिस में, आखिर क्यों। तो इसका जवाब है स्टूडेंट कि हमें दो क्वांटिटी मिलेगा, एक क्वांटिटी होगा आपका स्वतंत्र चर, एक क्वांटिटी होगा आपका आश्रित चर। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपका अब स्टार्ट हो रहा है ग्राफ बनाएंगे कैसे। आखिर दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन दो चीज़ों को समझ लिया कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, तो यहाँ से आप फुल में फुल मार्क्स लेके आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपका 4 मार्क आता है स्टूडेंट, 1 + 1 + 2 + 4। ब्लूप्रिंट आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका, आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स पूरा हमने उसको बनाया है। चलिए, तो दो क्वांटिटी हमें मिलेगा, पहला होगा स्वतंत्र, दूसरा होगा परतंत्र या आश्रित। स्वतंत्र हमेशा एक्स एक्सिस पर और आश्रित जो है वाई एक्सिस पर लिया जाता है। लेकिन आखिर अब इसको डिसाइड कैसे करें, कौन स्वतंत्र होगा कौन परतंत्र। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसी के साथ कि मैं अपने कार से एक दूरी तय कर रहा हूं या एक निश्चित दूरी तय कर रहा हूं। मैंने जैसे जैसे दूरी तय किया वैसे वैसे समय लगेगा। 10 किलोमीटर की दूरी मैंने 1 घंटे में तय किया, फिर मुझे लगता है कि मुझे आगे जाना है, तो फिर मैंने आगे की दूरी तय किया, फिर मैंने देखा 15 किलोमीटर पहुंचने के बाद कि अब तो मैं कितना हो गया, मुझे 1.5 घंटा हो चुका है। फिर मैंने 20 किलोमीटर तक आगे बढ़ा और देखा कि अब 2 घंटे बीत चुके हैं। 20 किलोमीटर तय करने के बाद फिर आगे बढ़ता गया। इस तरीके से मैं जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे समय मुझे लगता गया, या यूं कहें कि समय के बढ़ने के साथ साथ मेरी तय की गई दूरी भी बढ़ती गई जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ा। तो ये जो समय है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपको एक क्वांटिटी, एक राशि, दो राशि मिलना है आपको, एक राशि समय हो और एक राशि कोई अन्य, तो आंख मूंद कर आपको समय को कहाँ ले लेना है, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि समय को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, समय पे हम अपना जोर नहीं चला सकते, है ना। वो तो गतिमान है, वो अपने गति से चलता रहेगा। तो समय जो है स्वतंत्र चर होगा, हमेशा वो एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा। बाकी अन्य जो क्वांटिटी होगा आपका वो कहाँ पे लिया जाएगा, यहाँ वाई एक्सिस पे लिया जाएगा।
आइए अब बढ़ते हैं, यहाँ तो हो गया डिसाइड कि एक्स एक्सिस पर हमेशा कौन, स्वतंत्र चर, समय अगर दिया है तो समय कहाँ, एक्स एक्सिस पर, और परतंत्र हो या आश्रित चर हो वो हमेशा वाई एक्सिस पर लिया जाएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि आप बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं या आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि उन्होंने फिक्स करा दिया है इतने दिनों के लिए उतने दिनों के लिए एफडी, है ना, 10th में आए आप एफडी पढ़ोगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वहाँ भी आप इस वर्ड से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे, एफडी। तो वहाँ एफडी करवा दिया जाता है कि 1 लाख रुपया को 6 सालों के लिए, 5 सालों के लिए तो इतने % ब्याज मिलेगा। ये क्या है आखिर कि हमने जैसे जैसे समय बढ़ा हमारा पैसा बैंक में पड़ा रहा, जितना साल पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा ब्याज मिलता जाएगा, उस पर ब्याज मिलता जाएगा। जितना अधिक समय तक पड़ा रहेगा, अर्थात समय के बढ़ने से ब्याज बढ़ा, समय के बढ़ने से ब्याज बढ़ा। और बोलिए समझ में आया या नहीं? मुझे लगता है कि आपने समय और ब्याज के बीच रिलेशन को समझ गया होगा कि समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ब्याज हमारा बढ़ता जाएगा, अर्थात समय जो होगा हमारा स्वतंत्र होगा और ब्याज जो है उस पर आश्रित है। तो ब्याज हमेशा y पे और समय जो है एक्स एक्सिस पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला हमने डिसाइड कर लिया है, 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण है कि एक्स और वाई एक्सिस, अर्थात हमें चरों को कैसे निर्धारण करना है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की। अब दूसरा सबसे अति महत्वपूर्ण चीज कि आपके ग्राफ को इत्तू सा दिखाना है, इत्तू सा दिखाना है या इत्तू सा दिखाना है, इत्तू सा नहीं इतना बड़ा दिखाना है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट आपके स्केल पर। जी जरूर, स्केल पर ये डिपेंड करेगा कि पैमाना कैसे लेते हैं आप। अति महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पे आप ग्राफ पे देख रहे हैं कि क्या पैमाना लिखा हुआ है। अगर आप पैमाना नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। याद रखिएगा कि आपने किस आधार पे बनाया है इस ग्राफ को, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस पैमाने के खेल को। तो पैमाना हमें लेना बहुत ज़रूरी है। पैमाना कैसे लिया जाता है आपको पता है कि एक ग्राफ है, आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी पे ऐसे लाइन्स बने हुए होते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है। उनमें से अगर मैं देखूँ तो 0 से ये 1 तक का जो फासला है, जो दूरी है वो कितना रहता है? हमेशा 1 सेंटीमीटर रहता है। और ये रहता है आपका स्क्वायर शेप अर्थात वर्गाकार ये रहता है स्टूडेंट, वर्गाकार ये रहता है। इसी तरह जितने भी होंगे आपका छोटा बड़ा जैसे भी कॉपी होगा, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा आपको 0 से लेकर 1 तक हमेशा क्या मिलेगा आपको? जी वर्गाकार एक डिब्बा मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा और दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह 1 से 2 तक की, 2 से 3 तक के क्या होंगे? 1 सेंटीमीटर होंगे। ये आपने समझ लिया जी। अब ये हम समझ लिए, तो हम जब पैमाना लेते हैं तो हमारा ये उद्देश्य या हमारा ये पहला काम होना चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है वो हमारे ग्राफ कॉपी के अधिकतम भाग को घेर ले। इस तरीके से हमें पैमाना लेना है। तो आखिर डिसाइड कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मैं यहीं से बात करूं इस ग्राफ में समय जो है घंटे में दिया गया है, या यहाँ भी समय जो है सप्ताह में दिया गया है। जैसे जैसे सप्ताह बढ़ा 0 से 1 तक, अर्थात इस 1 सेंटीमीटर को क्या माना गया है? वेरी गुड, 1 सप्ताह माना गया है। तो एक्स एक्सिस पर ये बात कर रहे हैं। तो अब मैं इस ग्राफ को सुधारना चाहता हूँ, तो ये अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा जगह ले रहा हूँ, इसको बिल्कुल सही मैं करने जा रहा हूँ इस ग्राफ को, तो ये क्या हो जाएगा अपना, हम यहाँ पे पैमाना लिखेंगे, पैमाना या स्केल की एक्स अक्ष पर इसको मैं रेड पेन से आपको दिखाता हूँ। एक्स अक्ष पर ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट? एक बड़ा खाना। पहला तरीका है आप लिख सकते हैं एक बड़ा खाना से क्या आशा है? उस वर्गाकार डिब्बे से एक बड़ा खाना बराबर क्या? 1 सप्ताह। सप्ताह में इस एक को कितना कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी अगर हम देखें तो ये 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर का अर्थ क्या है? 1 सप्ताह है। तो 1 सेंटीमीटर मैं अपने तरीके से मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आप चाहें तो एक बड़ा खाना लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह मतलब इस ग्राफ का जो 1 सेंटीमीटर होगा वो किसको दर्शाएगा? 1 सप्ताह को दर्शाएगा। कहाँ? एक्स अक्ष की बात हुई। अब वाई अक्ष को भी लेना पड़ेगा। वाई अक्ष पर अगर हम जाएं स्टूडेंट तो आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है?
आपके 2 सेंटीमीटर को दिखा रहा है। किसकी? पौधे की ऊंचाई को। 2 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई जो है वो कितने पे रहेगा? 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस के 1 सेंटीमीटर किसको दर्शाएगा? आपका 2 सेंटीमीटर को दिखाएगा। 2 सेंटीमीटर किसके? पौधे की ऊंचाई को। चलिए ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 सेंटीमीटर। तो फिर से 0 से 1 तक एक डिब्बा है ये पूरा स्क्वायर। इस बड़े डिब्बे का मान 1 सेंटीमीटर, तो एक्स एक्सिस पर अगर देखें तो ये है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का अर्थ हुआ आपका सप्ताह में। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह। और वैसे ही यहाँ से यहाँ तक भी कितना? 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और 2 क्या है? सेंटीमीटर में। क्या? पौधे की ऊंचाई। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर मतलब क्या? पौधे की ऊंचाई। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, या एक बड़ा खाना या एक बड़ा डिब्बा भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये ग्राफ सही है स्टूडेंट। अब ये ग्राफ जब मैं बनाऊंगा इस तरीके से तो मुझे पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, तो मैंने बात कर लिया पैमाना का, मैंने बात कर लिया स्वतंत्र चर का। ये 2 क्वांटिटी है जो भी महत्वपूर्ण है आपके ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ के प्रकार आप देख सकते हैं, 2 तरीके के ग्राफ आपको दिख रहे हैं। जल्दी से अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे कर्व है, वक्र है। तो इसी पर अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन मिलने वाले जिनको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से फिर से मैं बता दूँ कि 1 + 1 + 2 + 4 अर्थात 1 मार्क के कितने? 2 क्वेश्चन, 2 मार्क के 1 क्वेश्चन और 4 मार्क के 1 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही एक्सरसाइज है तो कितने चांस हैं यहाँ से आने के। कुछ ही क्वेश्चन स्टूडेंट, 4 से 5 ही होंगे जो आपके आने लायक हैं, जो कि हर साल रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। सो बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि इन आलेखों को देखकर बताइए कि क्यों आलेख ए, ये आलेख ए सरल रेखा है और आलेख बी जो है वक्र के रूप में है। तो आइए इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है, इसका कारण क्या है आखिर। ये जो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, तो आप जब आपको चैप्टर नंबर 6 आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आता है ढाल का। ढाल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से अगर मैं लिख दूँ तो ढाल या प्रवणता m से रिप्रेजेंट करता है, ये होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। यहाँ पे आपको ये कैपिटल लेटर उसमें भी दिख सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, सबका अर्थ वही है। y2 क्या होगा? दूसरे बिंदु का y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक। ये पहले बिंदु का क्या? y निर्देशांक। दूसरे बिंदु का x निर्देशांक और पहले बिंदु का x निर्देशांक। ये अगर आप इन बातों को जान रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे, नहीं जानते हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए चैप्टर नंबर 6 का। सो बढ़ते हैं आगे। तो इस पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1 का अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, तो आखिर इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन ने सबसे पहले पूछा है। तो अगर यहाँ से हम इसका ढाल निकालें स्टूडेंट इस फॉर्मूले से, चूंकि यहाँ अनेक पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों जोड़े को ले लूँ, ये वाला इंटरवल अगर ले लूँ, अंतराल अगर ले लूँ, तो यहाँ पे y2 - y1 अर्थात दूसरे पॉइंट का कौन सा? y कोऑर्डिनेट, ये रहा y2। तो m1 क्या निकल जाएगा? ढाल को m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अनेक पॉइंट्स हैं, तो क्या करेंगे हम? m1 मीन्स 4 माइनस क्या? 2 y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 2 - 1, ये हुआ x2, ये हुआ x1, ये हुआ y2, ये हुआ आपका y1। तो ये आ जाएगा आपका 4 - 2 मतलब 2 - 1 मीन्स 1। इसी तरह मैं m2 निकाल लेता हूँ। m2 जब मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 6 - 4 2 और 3 - 2 हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ भी 2/1। देखते हैं आगे क्या ये बताने वाला है, ग्राफ आखिर क्या बोल रहा है। तो 8 - 6 y2 - y1 करेंगे तो 8 - 6 तो 2 होता है, और 4 - 3 होता है 1। फिर से अगर मैं m4 देखूं इसी तरह m4, तो 10 - 8 हो जाएगा 2 और 5 - 4 हो जाएगा 1। यहाँ तो एक बड़ा ही अच्छा पैटर्न दिखाई देता है स्टूडेंट। क्या है वो पैटर्न? m1 m2 m3 m4 सभी के सभी क्या हैं? आपस में बराबर, अर्थात 2/1 है। तो ये आखिर क्या बताता है?
जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी ग्राफ का, या हम कह लें कि अगर ग्राफ का जो है आपका ढाल जो है वो क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। या जस्ट इसके उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन को शो करता है तो उनका जो ढाल होगा, उनका जो प्रवणता होगा वो क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि चूंकि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4, इसलिए ये जो है आपका क्या है, इसलिए ये जो है आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। फिर इसके उल्टा आप जब यहाँ निकालेंगे m1 m2 m3 m4, ये आप निकालेंगे और लिखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको m1 m2 m3 में एक क्या होगा, कोई ना कोई जो होगा वो अनइक्वल होगा, वो इक्वल नहीं आएगा। इसीलिए तो यहाँ से कर्व हुआ है, ये कर्व हुआ है, वरना कर्व नहीं होता तो क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन होता। सो आपने दोनों में डिफरेंस कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, 1 की तरफ कि आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो निष्कर्ष सुनिएगा, मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लिखिएगा, बहुत छोटा सा है। तो आलेख 1 से स्पष्ट है कि यह एक सरल रेखा को दर्शाता है, ये लिखना है आपको। आलेख 1 से स्पष्ट है कि यह एक सरल रेखा को दर्शाता है तथा स्पष्टतः समय व पौधे की ऊंचाई एक समान रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। समय व पौधे की ऊंचाई एक समान रूप से परिवर्तित हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट। और यूनिफॉर्मली चेंज होना, एक समान रूप से चेंज होना ही किसको रिप्रेजेंट करता है, सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो एक समान रूप से क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं तथा इनका जो अनुपात है, किनका, इन दो राशियों का, समय और पौधे की ऊंचाई का, इनका जो अनुपात है वो क्या है आपका, इक्वल है, अतः एक सरल रेखा को दर्शाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि क्या यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस प्रकार अलग है। तो ये रहा आलेख बी, ये रहा आलेख बी, मैं नाम लिख देता हूँ, नाम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, आलेख बी और ये आलेख ए। तो आलेख बी और आलेख ए, और आलेख बी में यहाँ भी पैमाना लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम कंप्लीट कर लेते हैं कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, ये समय स्टूडेंट घंटे में दिया गया है कि 0 से 1, फिर से 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में क्या लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में, 1, मतलब कि ये किसको दिखाएगा आपको, 1 घंटा को दिखाएगा। 1 घंटा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा। वाई अक्ष पर अगर चलते हैं तो इधर चली गई दूरी है, मील में दिया गया है, तो 0 से 1 मतलब कि 1 मील, ये क्या दिखाएगा, 1 सेंटीमीटर 1 मील को दिखाएगा, 1 मील को दिखाएगा। तो ये हुआ ग्राफ। अब आइए, तो ये कैसे अलग है, तो यहाँ पे आप बस इसके अपोजिट लिख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से यह एक वक्र रेखा को दर्शाता है जहाँ समय और चली गई दूरी क्या है, यूनिफॉर्मली या एक समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण इसमें प्रत्येक बिंदु पर ढाल या m1 m2 m3 अगर निकालते हैं तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कारण दे सकते हैं, वो जो है इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो ग्राफ है वो वक्र है और ये जो ग्राफ है आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बढ़ते हैं आगे, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी बातें बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझा होगा। सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं हम हमारे IMP क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका आ जाता है, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यही वे क्वेश्चन हैं जिनको हर साल वो CGBSE जो बोर्ड है, वो छत्तीसगढ़ बोर्ड जो है वो बार बार आपके लिए रिपीट कर रहा है। सो बढ़ते हैं आगे।